में होने वाले शेयर बाजार में यदि आपने लॉस उठाया है और यदि बदले में आपको ये लगता है कि अब आप कभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो एक पुरानी स्ट्रैटेजी कहती है कि दूध से जला छाछ भी फूंक कर पीता है। क्योंकि सन 2000 और 2002 की जो इतनी बुरी स्थिति थी स्टॉक मार्केट की, उसमें बहुत सारे लोग दिवालिया हो गए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने वापस शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया और अपने उस एक्सपीरियंस को उसमें डाला जो उन्होंने सन 2000 के क्राइसिस में सीखा था। अगर हम इसको लॉजिकल रूप में देखें कि जिन लोगों ने सन 2000 में अपने पैसे खोए थे, आज भी वो कुछ शेयर्स के मालिक हैं, तो जो आज वो शेयर्स के मालिक है इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। पर ग्राहम के हिसाब से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते। तो सवाल उठता है कि क्या आप जानते हैं कि आपको क्या खरीदना चाहिए? तो ग्राहम कहते हैं कि सबसे पहले रक्षात्मक निवेशक को हमेशा बचाव करना चाहिए। ये विश्वास कि आप बिना होमवर्क किए स्टॉक ले सकते हैं, उससे 1980 के दशक और 1990 के दशक के शुरुआत में सबसे पॉपुलर बात ये थी, इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पॉपुलर रूल ये था कि जो आप जानते हैं उसे खरीदें। यानी जिसके बारे में आपको जानकारी है आप उसी पर अपना पैसा लगाएं, अनुमान न लगाएं। दूसरी सबसे जरूरी बात जो ग्राहम यहाँ पर कहते हैं वो ये है कि क्या आप अपना रोल खुद प्ले कर सकते हैं। यानी कि जब आप शेयर मार्केट में उतरते हैं तो क्या खरीद फरोख्त आप खुद कर सकते हैं? ग्राहम का सजेशन है इसे खुद करें। अगर आपके पास स्टॉक खरीदने के लिए बहुत कम पैसा है तो भी आप ऑनलाइन ब्रोकरेज के माध्यम से स्टॉक खरीद सकते हैं। ऑनलाइन स्टॉक वेबसाइट्स उपलब्ध कराए गए हजारों शेयर्स की प्रत्येक पीरियाडिक खरीद पर केवल कुछ 1% चार्ज करती हैं। आप हर हफ्ते या हर महीने निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां तक कि आपके बैंक के खाते से इलेक्ट्रॉनिक डेबिट क्रेडिट है या अपने पे चेक से सीधे खाते से स्टॉक में अपने पैसे को जमा कर सकते हैं। जबकि जो ब्रोकर है वो आपको शेयर खरीदना है नहीं खरीदना है इसके भी पैसे चार्ज करता है। सो पारंपरिक जो ब्रोकर्स हैं या म्यूचुअल फंड्स के विपरीत जो आपको एक बड़े से सर्टेन अमाउंट के बिना खाता तक नहीं खोलते, वहीं इस तरह की ऑनलाइन फर्म्स के पास जीरो बैलेंस पर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और वो उन इन्वेस्टर्स के लिए तैयार है जो ऑटो पायलट पर अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। अगली बात कि आप जारी करने वाली कंपनियों से सीधे पर्सनली स्टॉक खरीद सकते हैं। 1994 में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने इस चीज को अलाउ कर दिया था कि आप सीधे कंपनियों से शेयर्स खरीद सकते हैं, जिस पर पिछले कई सालों से रोक लगी हुई थी। और सैकड़ों कंपनियों ने इंटरनेट पर अपने प्रोग्राम्स चलाए जिसमें उन्होंने सीधे लोगों को इनवाइट किया और ब्रोकरेज के बिना शेयर खरीदने की पेशकश की। कंपनीज अक्सर तरह तरह के इन्वेस्टमेंट उसमें कराती हैं और उसके अगेंस्ट कुछ एक चार्ज भी करती हैं, लेकिन वो कितना भी चार्ज करे पर वो जो रेगुलर ब्रोकर है उससे तो सस्ता ही होता है। हालांकि ये चेतावनी भी दी जाती है कि आपके अंत के वर्षों के लिए छोटी छोटी राशि के शेयरों को खरीदने से बड़े टैक्स के सिरदर्द से छुटकारा मिल सकता है। तो अगर आप अपनी खरीद के स्थायी और व्यापक रूप से विस्तृत रिकॉर्ड रखने के लिए तैयार नहीं है, मतलब आप अपना डेटा बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो सबसे पहले आप खरीदारी ना करें और केवल एक स्टॉक में निवेश ना करें, या फिर कह सकते हैं कि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। क्योंकि जब तक आप अपने दांव को फैलाने के इच्छुक नहीं होंगे, आप रिस्क लेने के इच्छुक नहीं होंगे, रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, तब तक आपको
बिल्कुल भी शर्त नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि शर्त लगाते ही जीतने के साथ साथ हारने का भी इक्वली खतरा होता है। 50-50% चांसेस होते हैं। ग्राहम के अनुसार इन्वेस्टर्स के लिए 10 to 30 शेयर्स के बीच एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, खासतौर से वो लोग जो कि अपने शेयर खुद चुनना चाहते हैं। लेकिन आपको ये पक्का करना होगा कि आप केवल इसी चीज में अपना सारा पैसा नहीं डालेंगे। पर इसमें खतरा ये होता है कि जो लोग ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमेशा उसको मॉनिटर करते रहते हैं और धीरे धीरे ये आपको एक सट्टेबाज बना देता है। आपके अंदर जुआ खेलने की प्रकृति आ जाती है, यानी कि अनुमान लगाने लगते हैं, आप स्पेक्यूलेशन करने लगते हैं अपने पैसों के साथ। वहीं जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा सेफ रहते हैं। अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको हेल्प लेनी चाहिए, जैसे कि एक रक्षात्मक निवेशक, डिस्काउंट ब्रोकर, वित्तीय योजनाकार या फिर एक पूरी तरह से सेवा स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से आप स्टॉक खरीद सकते हैं, क्योंकि वो लोग दिन भर यही काम करते हैं, वो बेटर आपको गाइडेंस दे सकते हैं। डिस्काउंट ब्रोकरेज पर आपको स्टॉक पिकिंग का अधिकांश काम खुद करना होता है। दूसरी तरफ अगर आप समय नहीं दे सकते हैं या खुद के लिए ब्याज नहीं कमा सकते हैं तो फिर किसी को स्टॉक या म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए अपॉइंट कर दीजिए। उसमें शर्म की कोई बात नहीं है, ऐसे लोगों की आपको हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन आपके लिए एक जिम्मेदारी भी है कि आप उसे कभी भी डेलीगेट ना करें। ये केवल आप और आप ही कर सकते हैं कि क्या आपका सलाहकार भरोसेमंद है। सबसे पहले एक भरोसेमंद सलाहकार ढूंढें और फिर उसको कोई काम डेलीगेट ना करें, उसे अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से काम करने दें। अब जब आपने ये काम कर लिया तो एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, आपको म्यूचुअल फंड बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रक्षात्मक निवेशक के लिए अपने स्वयं के संपूर्ण पोर्टफोलियो पर निगरानी के बिना स्टॉक ओनरशिप का एक सबसे अच्छा तरीका है। तो अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक को नियमित रूप से संभालने के लिए कम पैसे पर आप एक पेशेवर चुनकर ये सुविधा पा सकते हैं, क्योंकि इसमें फायदा ये है कि इंडेक्स पोर्टफोलियो या फिर म्यूचुअल फंड पर बहुत ज्यादा समय इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, इन्हें रोज चेक करने की जरूरत नहीं होती है। और सबसे जरूरी बात यह कि अपने इन्वेस्टमेंट साइकिल को कभी ना तोड़ें, यानी कि जो आपने एक्स्ट्रा अपने पैसों का प्लान बना रखा है कि हर 3 महीने में, 6 महीने में या साल में जो आप इन्वेस्ट करेंगे उसे आप कभी ना तोड़ें, चाहे मार्केट की हालत कैसी भी हो। पर हाँ, सोच समझकर प्लान करके वो सर्टेन अमाउंट आप इन्वेस्ट जरूर करें, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस चलता रहेगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं बेंजामिन ग्राहम की लिखी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर। ग्राहम यहाँ पर उन डोंट्स के बारे में भी जिक्र करते हैं जिनके बारे में इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए। हाई रिटर्न बॉन्ड, जिन्हें ग्राहम सेकेंड ग्रेड या लोअर ग्रेड कहते हैं और आज इसे जंक बॉन्ड कहा जाता है, अपने दिन में ये डिफॉल्ट निवेश के जोखिम को दूर करने के लिए एक व्यक्तिगत निवेशक के लिए बहुत महंगा और बोझिल था। आज हालांकि 130 से अधिक म्यूचुअल फंड जंक बॉन्ड में विशेषज्ञ हैं। ये फंड कार्ट लोड द्वारा जंक खरीदते हैं, वो दर्जनों अलग अलग बॉन्ड्स रखते हैं। ये विविधता की कठिनाई के बारे में ग्राहम की शिकायतों को कम करता है। सन 1978 के बाद से जंक बॉन्ड बाजार का 4.4% वार्षिक औसत डिफॉल्ट रूप से चला गया है, लेकिन उन चूक के बाद भी जंक बॉन्ड ने 10 साल के वार्षिक ट्रेजरी बॉन्ड के लिए 8.6% बनाम 10% की वार्षिक वापसी की है। दुर्भाग्यवश अधिकांश जंक बॉन्ड फंड उच्च शुल्क लेते हैं और आपके निवेश की मूल राशि को संरक्षित करने का खराब काम करते हैं। यदि आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो
एक जंक फूड उपयुक्त हो सकता है जो आपके पेंशन की पूरक के लिए अतिरिक्त मासिक आय की तलाश कर रहे हैं और मूल्य में अस्थायी टंबल सहन कर सकते हैं। यदि आप किसी बैंक या अन्य वित्तीय कंपनी में काम करते हैं तो ब्याज दरों में तेज वृद्धि आपके रेज को सीमित कर सकती है या यहाँ तक कि आपकी नौकरी की सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकती है। इसलिए एक जंक फंड जो कि ब्याज दरों में वृद्धि के दौरान अन्य बॉन्ड फंडों से बेहतर प्रदर्शन करता है, उसके रूप में समझ में आता है। आपके 401 में एक प्रतिद्वंदी है, एक जंक बॉन्ड फंड। हालांकि बुद्धिमान निवेशक के लिए ये केवल एक मामूली विकल्प दायित्व नहीं है। ग्राहम ने जंक बॉन्ड की तुलना में विदेशी बॉन्ड को बेहतर शर्त नहीं माना। आज हालांकि विदेशी बॉन्ड के एक किस्म में निवेशकों के लिए कुछ अपील हो सकती है जो बहुत सारे जोखिम का सामना कर सकते हैं। लगभग 1 दर्जन म्यूचुअल फंड ब्राजील, मेक्सिको, नाइजीरिया, रूस और वेनेजुएला जैसे उभरते बाजार देशों में जारी बॉन्ड में विशेषज्ञ हैं। कोई साझेदार निवेशक इस तरह मसालेदार होल्डिंग्स में कुछ बॉन्ड पोर्टफोलियो का 10% से अधिक नहीं रखेगा, लेकिन उभरते बाजार बॉन्ड फंड शायद ही कभी अमेरिकी शेयर बाजार के साथ समन्वय में चल पाते हैं। इसलिए वो दुर्लभ निवेशों में से एक हैं जिनके डाउन होने के कारण भी गिरने की संभावना नहीं है। इससे आपको अपने पोर्टफोलियो में आराम का एक छोटा कोना मिल सकता है जब आपको इसकी जरूरत हो। हमेशा ध्यान रखें कि स्टॉक्स खरीदने या बेचने की आपकी उत्सुकता आपकी रिटर्न को कम कर सकती है, यानी कि जल्दबाजी ना करें, पेशेंस रखें, लंबे वक्त के लिए खेलें। और हाँ, एक जरूरी बात, जब आप निवेश के बजाय व्यापार करते हैं तो आप सामान्य आय में लंबी अवधि के लाभ को बदल देते हैं। इसमें सब कुछ जोड़ें। एक स्टॉक व्यापारी को स्टॉक खरीदने और बेचने पर कम से कम 10% हासिल करने की आवश्यकता है। अकेले भाग्य से कोई भी ऐसा कर सकता है। इसे अक्सर जुनूनी ध्यान को न्याय संगत बनाने के लिए पर्याप्त रूप से पर्याप्त होता है, साथ ही साथ नाइटमिश तनाव उत्पन्न करता है। क्या यह असंभव है? हजारों लोगों ने कोशिश की है और सबूत स्पष्ट है। जितना अधिक आप व्यापार करेंगे, आप उतना ही कम रखें। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वित्त प्रोफेसर ब्रैड बाबर और टेरेंस ओडेन ने एक प्रमुख छूट ब्रोकरेज फर्म के 66,000 से अधिक ग्राहकों के व्यापारिक रिकॉर्ड की जांच की। सन 1991 से 1996 तक इन ग्राहकों ने 1.9 मिलियन से अधिक का व्यापार किया। अध्ययन में लोगों ने हर साल कम से कम आधा प्रतिशत अंक औसत से कम प्रदर्शन किया, लेकिन व्यापार लागत के बाद सबसे सक्रिय इन व्यापारियों ने प्रति माह अपने स्टॉक होल्डिंग में से 20% से अधिक स्थानांतरित किया। बाजार को हर साल 6.4% अंक से रौंदने के बाद, हालांकि अधिकांश निवेशक जिन्होंने औसत माहौल में अपने कुल होल्डिंग्स का 0.2% कम से कम कारोबार किया है, बाजार की कीमतों के बाद भी एक विस्कर द्वारा बाजार को बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। अपने ब्रोकर्स और आईआरएस को अपने लाभ का एक बड़ा हिस्सा देने के बजाय उन्होंने लगभग सब कुछ अपने पास रखा। तो लेसन क्लियर है, सबक स्पष्ट है, कुछ ना करें, वहीं पर खड़े हो जाएं। ये हर किसी के लिए ये स्वीकार करने का समय है कि दीर्घकालिक निवेशक शब्द जो है अनावश्यक है। एक दीर्घकालिक निवेशक ही एकमात्र प्रकार का निवेशक है। कोई भी जो एक समय में कुछ महीनों से अधिक समय तक स्टॉक नहीं रख सकता है, वो एक विजेता के रूप में नहीं बल्कि पीड़ित के रूप में खत्म हो जाता है। मतलब कि जो छोटे छोटे अंतराल के लिए इन्वेस्ट करता है वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं रह सकता, हमेशा उसका लॉस होगा, जिसका फायदा दूसरे उठाएंगे। बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। और आज की चर्चा का विषय है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर
एक किताब जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। एक अच्छा भाग्य बनाने के लिए बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है, बहुत ही संभाल कर लिखना पड़ता अपना भाग्य। पर जब आप वो चाहा हुआ भाग्य पा लेते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा बन जाते हैं, तो उसे बनाए रखने के लिए आपको उससे 10 गुना ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता होती है, समझ की आवश्यकता होती है। ब्रायन कहते हैं कि टाइमिंग कुछ भी नहीं है। एक आदर्श दुनिया में एक बुद्धिमान निवेशक केवल तभी स्टॉक खरीदेगा जब वो सस्ते होंगे, और जब वो ओवरराइड हो जाएंगे तो उन्हें बेच देगा। फिर बॉन्ड और नकदी के बंकर को छेड़ने का प्रयास करेंगे जब तक कि स्टॉक फिर से खरीदने लायक सस्ता ना हो जाए। सन 1966 से सन 2001 के अंत तक एक अध्ययन में ये दावा किया गया था कि स्टॉक में लगातार $1 के निवेश को रखने से ये $11.71 का हो गया था। लेकिन अगर आपने प्रत्येक वर्ष के 5 सबसे बुरे दिनों से पहले अपने स्टॉक से इसे बाहर निकाल लिया था तो आपका मूल $1 $987.12 हो गया होता। सबसे जादुई बाजार। विचारों की तरह ये हाथ की सफाई पर आधारित है। वास्तव में आप कैसे बुरे दिन आने से पहले पता लगा सकते हैं कि कौन से दिन सबसे बुरे दिन होंगे। यानी अगर आप ये पता लगा पाएं कि मार्केट कब कब नीचे जाने वाली है, तो जाहिर सी बात है आप अनगिनत अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। 7 जनवरी सन 1973 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने देश के शीर्ष वित्तीय पूर्व अनुमानकर्ताओं में से एक के साथ एक इंटरव्यू दिखाया, जिसने निवेशकों से बिना किसी हिचकिचाहट के शेयर खरीदने का आग्रह किया। ये बहुत ही दुर्लभ बात है कि आप इस घोषणा को सुनने के बाद भी अयोग्य हो सकते हैं। उस फोरकास्टर का नाम एलन ग्रीनस्पैन था, और ये बहुत ही दुर्लभ है कि उन्होंने हर उसको अयोग्य ठहराया जो इस पल का लाभ न उठा सके, फिर वो चाहे फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष ही क्यों न थे। ग्रेट शेयर बाजार के डिप्रेशन के बाद सन 1973 और सन 1974 आर्थिक विकास के लिए सबसे खराब साल थे। तो क्या पेशेवर एलन ग्रीनस्पैन की तुलना में किसी भी समय बाजार को बेहतर बना सकते हैं? 3 दिसंबर सन 2001 को RM लेरी एंड कंपनी की मार्केट टाइमिंग फर्म के अध्यक्ष केट लेरी ली ने कहा, अधिकांश गिरावट के पीछे पड़ने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि सन 2002 की पहली तिमाही के लिए स्टॉक बढ़िया लग रहा है, और ये भविष्यवाणी करते हुए अगले 3 महीनों में शेयर्स ने औसतन 0.28% रिटर्न अर्जित किया, जिसने नकदी से 1.5% अंडर परफॉर्म किया। इस विचार में लेरी अकेली नहीं है। ड्यूक विश्वविद्यालय के 2 इकोनॉमिक्स प्रोफेसर्स के एक अध्ययन में पाया गया कि यदि आपने सभी बाजार टाइमिंग न्यूज लेटर्स के सर्वश्रेष्ठ 10% की सिफारिशों का पालन किया होता, तो आपने सन 1991 से सन 1995 तक 12.6% वार्षिक रिटर्न अर्जित की होती। लेकिन आपने उन्हें देखा ही नहीं, अनदेखा कर दिया, और अपने पैसे को स्टॉक इंडेक्स फंड में रखा होता तो आपको 16.4% की आय होती। जैसा कि डेनिश दार्शनिक सोरेन कीरकेगार्ड ने उल्लेख किया है कि जीवन को केवल बीते समय से ही समझा जा सकता है, लेकिन इसे भविष्य में ही जीना चाहिए। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको सिर्फ वही दिखेगा कि कब आपने शेयर्स को खरीदा और बेचा था, लेकिन आप इसे देखकर सोच में न पड़ जाएं। जब आप वास्तविक समय में इसे देख रहे हों, बस केवल इसमें अंदर जाना है और तुरंत बाहर निकलना है, यानी कि सिर्फ उससे सीखना है और वो लर्निंग अपने फ्यूचर के लिए अप्लाई करना है अपने प्रेजेंट में। स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा सच ये है
कि अक्सर इसके बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत ज्यादा हुई है। सच ये है कि लोगों का नुकसान बहुत हुआ है, पर क्या उस नुकसान की वजह स्टॉक मार्केट है या उनकी अपनी सोच? ये सोचने का विषय है। अगर हम स्पेक्यूलेशंस या अनुमान पर आधारित इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मैक्सिमम टाइम पर हमारा लॉस होने के चांसेस हैं, और लोगों के साथ हुआ भी वैसा ही, जिसका सारा ब्लेम उन्होंने शेयर मार्केट पर डाल दिया। तो अब सवाल यह आता है कि सही तरीका क्या है? सही तरीका है स्टॉक मार्केट को समझना। सही तरीका है सही इन्वेस्टमेंट कैसे करें इसको समझना। सही तरीका है ये जानना कि क्या सारे पैसे एक ही जगह पर लगा दिए जाएं। इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक रूल है, कभी भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। नेवर पुट योर ऑल एग्स इन अ सेम बकेट। जीवन की सारी महान सफलताएं, सक्सेस फोकस होने से मिलती हैं, एकाग्रता से बनती हैं। जैसा कि ग्राहम कहते हैं, आम शेयर्स से वास्तव में बड़े भाग्य उन लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, उन लोगों ने बहुत पैसे कमाए हैं जिन्होंने अपना सारा पैसा एक निवेश में लगाया था जिसे वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अमेरिका के लगभग सभी सबसे अमीर लोग एक एकल उद्योग या एक एकल कंपनी में केंद्रित निवेश में अपनी संपत्ति का पता लगाते हैं। सन 1982 से अब तक उदाहरण के तौर पर देखें तो फोर्ब्स 400 सबसे अमीर अमेरिकियों की सूची में से लगभग सभी ने अब तक अनडाइवर्सिफाइड फॉर्च्यून से ही डोमिनेट रहे हैं। हालांकि लगभग कोई छोटी किस्मत इस तरह से नहीं बनाई गई है और न ही इस तरह से कोई बड़े भाग्य लिखे गए हैं। कार्नेगी ने जो लिखा है उसकी उपेक्षा की गई है। वो ये है कि एकाग्रता जीवन की अधिकांश महान असफलताओं को भी बनाती है। फोर्ब्स की रिच लिस्ट पर फिर से नजर डालें तो पाएंगे कि सन 1982 में वापस फोर्ब्स 400 के सदस्यों का औसत मूल्य $230 मिलियन था। 2002 के फोर्ब्स 400 पर इसे बनाने के लिए औसत 1982 के सदस्य को अपने धन पर केवल 4.5% औसत वार्षिक रिटर्न अर्जित करने की आवश्यकता थी। इस अवधि के दौरान जब बैंक खातों की तुलना में कहीं अधिक कमाई हुई और शेयर बाजार ने 13.2% का वार्षिक औसत प्राप्त किया, तो क्या आप जानते हैं कि सन 1982 से फोर्ब्स 400 में से कितने भाग्यशाली अमीर 20 साल बाद सूची में बने रहे? मूल सदस्यों में से केवल 64, और 2002 की सूची में अभी भी 16% हैं जो अपने सभी अंडे एक टोकरी में ही रखे हुए हैं, जो उन्हें पहली बार सूची में मिल गए थे, जैसे तेल, गैस या कंप्यूटर जैसे उद्योगों में। जो हार्डवेयर या बुनियादी निर्माण या अन्य सभी मूल सदस्य इनसे दूर हो गए। जब कठिन समय हिट होता है तो इन लोगों में से कोई भी लगभग सभी बड़े लाभों के बावजूद जो बहुत सारा धन ला सकते हैं, उन्हें ठीक से तैयार किए गए हैं। वो केवल खड़े होकर क्रंच कर सकते थे और लगातार बदलती अर्थव्यवस्था के कारण क्रंच पर खड़े रह सकते हैं। वैसे तो इन्वेस्टमेंट मार्केट में हमेशा ये कहा जाता है कि नेवर पुट योर ऑल एग्स इन अ सेम बकेट, लेकिन शेयर मार्केट के लिए बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आपको किसी एक शेयर पर जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा और सटीक जानते हो उस पर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जो लोग लोकप्रिय होना चाहते हैं उनकी खुशी दूसरों पर डिपेंड करती है। खुशी की चाहत रखने वालों की खुशी उनके हाथ में नहीं होती, उनके नियंत्रण में नहीं होती, दूसरों के हाथ में होती है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी खुशी अपने हाथ में रखे, अपने कंट्रोल में रखे। आज हम चर्चा कर रहे हैं बेंजामिन ग्राहम की लिखी किताब
द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर। आज के जमाने में पैसा भी एक तरह की खुशी में ही काउंट होता है। बेंजामिन ग्रैहम कहते हैं कि ज्यादातर समय बाजार जो है वो ज्यादातर शेयरों के मूल्य निर्धारण में सटीक होता है। लाखों खरीदार और विक्रेता सही कीमत पर कंपनियों के मूल्य निर्धारण में एक औसतन अच्छा काम करते हैं, लेकिन कभी कभी कीमत सही नहीं होती, इसलिए निर्णय भी गलत हो जाते हैं। ऐसे समय में ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टर को शेयर मार्केट की छवि को समझने की जरूरत है। शेयर मार्केट की छवि मतलब कब वो जब अच्छा कर रहा है या कब वो खराब कर रहा है। जिनका लॉस होता है, जिन लोगों का शेयर मार्केट में लॉस होता है, उनमें से अक्सर अधिकतर लोग शेयर मार्केट की छवि को धूमिली करते हैं, गंदा ही करते हैं, उसे खराब बताते हैं। पर स्टॉक कैसे गलत हो सकते हैं? यानी कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को पूरी तरह से शेयर बाजार की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय उसको उसके साथ व्यापार करना चाहिए, यानी उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, समय के साथ चलते हुए, मार्केट को देखते हुए। लेकिन केवल इस हद तक ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जितना वो एक्स्ट्रा अफोर्ड कर सकता है, अपनी जरूरतों को काटे बिना। देखिए, शेयर मार्केट का काम जो है वो है आपको प्रॉफिट देना, और एक इन्वेस्टर का काम यह है कि मौका देखते हुए, समय के साथ साथ अपने प्रॉफिट या लॉस को देखते हुए सही खरीद फरोख्त करे, शेयर को बेचे या खरीदे। सिर्फ इसलिए आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट ना करें कि आपको बस पैसे कमाना है। पैसे कमाने के लिए शेयर मार्केट को समझना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप ये सोचें कि शेयर मार्केट जैसा आप चाहे वैसा रुख अपनाएगी, तो ये जरूरी नहीं, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां पर अगर किसी का लॉस हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं किसी का फायदा भी हो रहा होता है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपका फायदा किस शेयर में है, किस इन्वेस्टमेंट में है, किस वक्त उसे खरीदने में है। इस दुनिया में हर कोई इन्वेस्टर है। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, कोई पैसे इन्वेस्ट करता है, कोई वक्त इन्वेस्ट करता है, कोई किसी को जॉब देता है और उसके टैलेंट पे इन्वेस्ट करता है। तो कुल मिलाकर हम सारे के सारे इन्वेस्टर हैं। चर्चा कर रहे हैं बेंजामिन ग्रैहम की लिखी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर। अगर आपकी चाहत है ज्यादा पैसे कमाना, ज्यादा रिच होना, तो आपको इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा। आपको आपके पैसे को काम पर लगाना पड़ेगा, उसे इस लायक बनाना पड़ेगा कि जब आप सो रहे हो तब भी वो आपके लिए काम करता रहे। और ऐसा करने के लिए आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग को लेकर बहुत सारी गाइडेंस अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन अगर एक बेंचमार्क की बात की जाए तो बेंजामिन ग्रैहम की ये किताब अपने आप में एक बेंचमार्क है, जिसे पढ़कर सारे लोग कुछ न कुछ समझ सकते हैं। किताब का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। वॉरेन बुफेट दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं, और ये किताब जिन्हें वॉरेन बुफे गुरु मानते हैं उन्होंने लिखी है, बेंजामिन ग्रैहम ने। सभी ग्रेट इन्वेस्टर्स द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को बाइबल की तरह पूछते हैं, उसे पढ़ते हैं। तो इसके बारे में सुनना, इसके बारे में डिस्कस करना, इसके बारे में चर्चा करना अपने आप में ही बहुत बड़ा काम है, और इसे समझना अपने आप में ही बहुत ही फायदेमंद है। इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होती है, एक अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट और एक होता है डिफेंसिव। अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट वो होती है कि आप खरीदते जाइए, पर क्या उसमें फायदा है?
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जब मार्केट क्रैश होता है, लोगों को लॉस होता है, तो बहुत सारे लोग अपनी जिंदगियां छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग उम्मीदें छोड़ देते हैं। तो पहले हमें शेयर मार्केट के टर्म्स समझना बहुत जरूरी है, यानी कि अग्रेसिव वर्सेस डिफेंसिव क्या है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो दोस्त हैं जो अमीर बनना चाहते हैं और इसके लिए वो दोनों शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोनों दोस्त लगभग एक जैसे ही हैं, दोनों काफी समझदार हैं और उन दोनों का नेटवर्थ भी, यानी जितने पैसे उनके पास, वो सब एक जैसा है। पर एक बात दोनों में अलग है और वो ये है कि उनमें से एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है और दूसरा डिफेंसिव। जो अग्रेसिव इन्वेस्टर है वो ये सोचता है कि हम जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ही ज्यादा रिटर्न कमाएंगे, इसीलिए वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो जल्द से जल्द हाई रिटर्न दे। भले ही वो कंपनी अच्छी हो या बुरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि जो दूसरा दोस्त है जो कि डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट करता है, संभाल कर पैसे इन्वेस्ट करता है, वो सोचता है कि कम से कम रिस्क में रिटर्न मिल जाए, भले ही रिटर्न कम ही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सेफ हो। अब एक दिन ऐसा होता है कि जो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट वाला है उसको 100 रुपए का प्रॉफिट होता है एक शेयर से, वहीं जो दूसरा है जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट करता है, डिफेंसिव इन्वेस्टर है, वो उसको सारे शेयर मिलाकर भी 100 रुपए का प्रॉफिट नहीं होता, पर हाँ उसे प्रॉफिट होता है। तो ये सुनने के बाद आपको लगेगा कि भाई अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट बेटर है। जी नहीं, इसके आगे की कहानी ये है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर ने 4 महीने में 4 इन्वेस्टमेंट किए। चारों स्टॉक्स में उसने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। उसके पहले इन्वेस्टमेंट में उसे 5% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे में 2 का, तीसरे में 12 का, चौथे में 20 का। मतलब अगर हम देखें तो उसे कुल मिलाकर लगभग 9% का प्रॉफिट हुआ। अब अग्रेसिव इन्वेस्टर के बारे में देखते हैं। उसने 4 महीने में 40,000 रुपए में कुल 8 अलग अलग स्टॉक्स खरीदे। पहले इन्वेस्टमेंट में उसे 50% का घाटा हुआ, दूसरे में उसे 60% का प्रॉफिट हुआ, तीसरे में उसे 5% का प्रॉफिट हुआ और चौथे में उसे 10% का घाटा हुआ। तो इसी 4 महीने के एंड तक उसे लगभग 2% का प्रॉफिट हुआ। अब अग्रेसिव इन्वेस्टिंग की यही मुसीबत है, जो कम समय में हाई रिटर्न तो दे सकती है, पर जब आप उसे ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि लंबे समय में वो बहुत ज्यादा आपको लॉस में ले जा रही है। ये एक तरह का जुआ ही समझिए कि आप एक बार जीत तो जाते हैं, पर कितनी बार हारेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। वो हार इतनी बार भी हो सकती है कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मतलब ये कि कम प्रॉफिट पर बिना लॉस के इज बेटर ऑप्शन। डिफेंसिव इन्वेस्टर होना इज बेटर ऑप्शन। बेंजामिन ग्राहम आगे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं, मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए कि आप एक बिजनेस के मालिक हैं और आपका एक पार्टनर है, उसका नाम है मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट हर दिन आपके घर आता है और रोज आपको ऑफर देता है। बिजनेस खरीद सकते हो या बिजनेस उससे बेच सकते हो, मतलब खरीद फरोख्त आप उससे कर सकते हो। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट बहुत ही भावुक यानी कि इमोशनल है। इमोशनल इंसान नॉर्मली तो ठीक रहते, अच्छे होते हैं, पर कई बार वो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि आपको रियल वैल्यू से बहुत हाई प्राइस दे देंगे। कई बार इतने इमोशनल हो जाएंगे, इतना गुस्सा हो जाएंगे कि आपको बहुत ज्यादा लॉस करा देंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक बिजनेस है जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू 10,000 रुपए है, लेकिन इस बात से मिस्टर मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो खुश होता है तो 10,000 रुपए के बदले आपको 20,000 रुपए भी दे सकता है, पर अगर उसका मूड खराब हो गया तो 10,000 के बदले वो आपको 2 रुपए भी नहीं देगा। हाँ, पर मिस्टर मार्केट की सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपको कभी भी किसी भी प्राइस पर आपका बिजनेस
खरीदने या बेचने के लिए जबरदस्ती नहीं करता, वो बस आपको मौका देता है, क्योंकि वो आपका दोस्त है। वो कभी भी आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा, वो वेट करेगा। स्टॉक मार्केट ठीक मिस्टर मार्केट की तरह ही काम करता है। ये कई बार लॉजिकल नहीं होता, पर वो लोगों के इमोशनल इन्वेस्टमेंट से, रैंडम इन्वेस्टमेंट से बदलता रहता है। इसीलिए बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मिस्टर मार्केट से कोई भी बिजनेस तभी खरीदो, स्टॉक मार्केट में कोई भी बिजनेस तभी करो जब वो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में बेच रहा हो, और तभी बेचो जब आपके बिजनेस को उसके वैल्यू से ज्यादा पैसे मिल रहे हों। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जब मार्केट में सब बेच रहे हों तो आप खरीदो, और जब सब खरीद रहे हों तो आप बेचो।